वेलकम टू द नाथल लेक्चर। तो हम यहाँ पर सीख रहे थे एक्सरसाइज 3.1 एनसीईआरटी बुक का। तो कंटिन्यूशन, हम पिछली वीडियो का कंटिन्यूशन वीडियो है ये। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 सीखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 फटाफट सब लोग एनसीईआरटी बुक निकालेंगे ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में? ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2 b1/b2 c1/c2 ऑन कंपेयर, ठीक है। फाइंड आउट वेदर लाइन रिप्रेजेंट द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट पैरेलल ऑफ ऑपोजिट। कुछ नहीं है, हमको क्या निकालना है? हमको बताना है यूनिक सॉल्यूशन। हमको ये बताने की जो लाइंस हैं वो इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट पे, या फिर पैरेलल है, या फिर कोइंसिडेंट है, ठीक है। तो इंटरसेक्ट कर रही है मतलब हमको पता है इंटरसेक्ट करने का मतलब यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। क्या बोल उसका क्या होता है? a1/a2 शुड नॉट बी इक्वल टू b1/b2। अब अगर पैरेलल है, पैरेलल मतलब नो सॉल्यूशन है। नो सॉल्यूशन का क्या होता है? a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, ठीक है। और यूनिक सॉल्यूशन का क्या होता है? यूनिक सॉल्यूशन या फिर कोइंसिडेंट, इसको मैं यहां पर लिखता हूं कोइंसिडेंट, ठीक है। एक सेकंड तब करता हूं। क्या नहीं, ठीक है। और क्या बोल रहा है? कोइंसिडेंट। क्या बोल रहा है? कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट मतलब क्या? एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ रही है, ठीक है। कोइंसिडेंट, ठीक है। यानी कि इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन, यानी a1/a2 शुड बी इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। इसमें कैसा होता है? जैसे एक ग्राफ है, तो इसे दो लाइनें ऐसे इंटरसेक्ट करेंगी एक दूसरे पे, पैरेलल है, ये ग्राफ है, तो ये ऐसे जाएंगी पैरेलल। और इसमें हमेशा मालूम याद रखना, इक्वेशन सेम होगी, बस उसका जो कांस्टेंट होगा वो थोड़ा सा डिफर करेगा, वही लाइन को पैरेलल करता है। कोइंसिडेंट, इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। इसमें कैसा होगा? एक के ऊपर एक ओवरले करने के लिए, ठीक है। इसमें उसमें तुम्हें एक चीज बताता हूँ इसके बारे में, अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा तो। सपोज एक इक्वेशन है b2x प्लस c इक्वल टू 0, a2x प्लस b2 सॉरी b2x सॉरी y प्लस c इक्वल टू 0। तो आप एक ध्यान में रखना c1 c2 ये पूरे सेम कोऑर्डिनेट रहेंगे, ये दोनों अलग रहेंगे, इस वाले के लिए, ये वाले के लिए। अब ये जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, मैं कोऑर्डिनेट्स बोल रहा हूं सॉरी, ये वाला जो नंबर होता है कांस्टेंट वाला, यही लाइन को आगे पीछे करता है। थोड़ा सा नंबर बढ़ गया और ऊपर चले गई, थोड़ा सा नंबर और बढ़ गया, बढ़ गया। c3 के लिए थोड़ी सी और ऊपर चली गई, c4 के लिए और चली गई, ये सब सेम रहेगा। यानी ये सिर्फ x और y सिर्फ इस लाइन की पाथ को डिसाइड करती है, बट वो कितना आगे पीछे होगा ये कांस्टेंट डिसाइड करता है। बट इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन में क्या होता है? पर कांस्टेंट भी सेम हो जाता है, ऑब्वियसली ओवरलैप तो करेगी ही करेगी, ठीक है। और बाकी मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में डिटेलिंग दूंगा इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए जब एक्चुअल में इनके एग्जांपल्स आएंगे। चलो ठीक है, उठाते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है? देखो बुक खोलो, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है? 5x minus 4y 5x minus 4y plus 8 equal to 0। सेकंड क्वेश्चन क्या है? 7x plus 6y minus 9 equal to 0। 5x minus 4y plus 8 equal to 0। 7x plus 6y minus 9 equal to 0। ठीक है, चलो कंपेयर करते हैं। 5/7 4/6 minus 4/6 equal to 8/9। ये तो ऐसे ही रहेगा, 2 2 2 3 2 4 सॉरी ये कटेगा नहीं, ठीक है। हमको दिख रहा है ये सब लोग डिफरेंट है, यानी किस कैटेगरी में आएगा? यूनिक सॉल्यूशन इंटरसेक्ट, यानी ये दोनों लाइन आपस में कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगी। तो ये कौन सी कैटेगरी में आ गया? इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट हैज यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। द लाइन विल इंटरसेक्ट एंड will have unique solution, the line will intersect and have a unique solution, ठीक है। सेकंड की बात करते हैं।
सेकंड क्वेश्चन क्या है, 9x प्लस 3y प्लस 12, 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0। इसके बाद क्या है, 18x प्लस 6y, 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे हम 9/18, ठीक है, 9/18 और 3/6 12/24, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 3 1 जा 3 2 जा 12 1 जा 12। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2। किस कैटेगरी में फॉलो कर रही है, कोइंसिडेंट, यानी दोनों अगर इनको हम प्लॉटिंग करेंगे तो लाइन एक दूसरे के ऊपर आएगी। तो कौन सा सॉल्यूशन की कैटेगरी के अंदर आ रहा है, को इंसिडेंट और इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, मैं आपको मैंने क्या बोला, मैंने आपको एक चीज और बताई थी। यहाँ पर अगर आप इस इक्वेशन को उठाएंगे, यहाँ से आप कुछ नहीं 2 को कॉमन लें, यहाँ पर आ जाएगा 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0। कहीं ना कहीं ये वाली जो इक्वेशन है वो पहले वाली इक्वेशन की तरह सिमिलर हो गई, यानी इसमें सिर्फ एक कांस्टेंट k का मल्टीप्लाई किया था। और मैंने आपको अपनी पुरानी वीडियोस में बताया, कांस्टेंट k के मल्टीप्लाई होने से लाइन की प्रॉपर्टीज कुछ नहीं बदलेगी, वो जैसी है वैसी ही रहेगी। तो बस ये दिखने में थोड़ी मुखौटा पहन के रखा था इसमें, जो हमने निकाल दिया तो अपने आप सेम देखिए। ऑब्वियस बात है, इन दोनों को हम जब प्लॉट करेंगे तो ऑब्वियस बात है सेम लाइन सेम इक्वेशन है तो सेम प्लॉटिंग होगी और k से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब हमने स्टार्टिंग फेज में हमने इक्वेशन बनाना सीखी थी, ठीक है, हमने जब सीखा था k इक्वल टू जो इक्वेशन बनाई थी तो उसमें k का रख देते थे, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लाइन वो x और y पर डिपेंड करेगा, k पे डिपेंड बिल्कुल भी नहीं करने वाला है। ठीक है, हाँ कांस्टेंट पे जरूर डिपेंड करेगा। चलो अब थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0। अब फिर क्या है, 2x माइनस y, 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल टू 0। क्या है, 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0, फिर 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, चलो ये तो करते हैं। 6/2 माइनस अपॉन 1 10/1, ठीक है, x y। तो 2 1 जा 2 3 जा 1/3 माइनस माइनस कैंसिल हो गया। यहाँ पर हमने क्या देखा कि ये दोनों तो सेम है, ये मैच नहीं कर रहा, यानी किसमें आएगा, पैरेलल लाइंस में आएगा। किसमें आएगा, पैरेलल लाइंस में आएगा, ये पैरेलल लाइंस में आएगा। अगर हम इसको प्लॉट करेंगे तो समथिंग इस टाइप की दो लाइन प्लॉट होगी, ठीक है, ये इसके एक दूसरे के पैरेलल रहेगी, हमेशा पैरेलल रहेगी। तो ये कौन सा हो गया, पैरेलल लाइंस, पैरेलल एंड विल हैव नो सॉल्यूशन। ठीक है, अब आते हैं हम लोग कौन से क्वेश्चन पे, फोर्थ वाले, और सिर्फ 3 थे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2 b1/b2 and c1/c2 फाइंड आउट whether the following pair are linear equation are consistent or inconsistent। सेम टाइप का क्वेश्चन है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट में क्या होता है, ये जो है कंसिस्टेंस में आता है, कंसिस्टेंस में, और नो सॉल्यूशन आता है इनकंसिस्टेंस। ठीक है, ये वाला जो आता है डिपेंडेंट कंसिस्टेंस में आता है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, जहां जहां आपको यूनिक सॉल्यूशन देखो क्वेश्चन नंबर 3 में, जहां जहां आपको ये वाली कैटेगरी दिखेगी वो क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट। जहां जहां ये आएगा इनकंसिस्टेंट आ जाएगा, और जहां जहां ये आएगा वहां पर डिपेंडेंट कंसिस्टेंट होगा, डिपेंडेंट कंसिस्टेंट। ठीक है, जब भी आपको क्वेश्चन आप सब लिख देना, आप लिख देना ये यूनिक सॉल्यूशन है, लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी, कंसिस्टेंट है, तीनों चीज लिख देना सबसे बेस्ट। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत ही सिंपल है, वो मुझे आई होप आप सॉल्व कर सकते हो। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, which of the following pairs of linear equation are consistent or inconsistent if consistent obtain the solution graphically। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 को थोड़ा देख लेते हैं, एक दो सॉल्व कर लेते हैं, बहुत ही सिंपल। इसमें भी क्या पूछ रहा है, सबसे पहले तो आप ये पता करो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, वो तो आपको पता ही है। उसके बाद उसको किस तरीके से सॉल्व करना है, ग्राफिकली सॉल्व करना है। और हमने ग्राफिकली भी क्वेश्चन नंबर 1 में हमने सीखा है कि ग्राफिकली किस तरीके से हमको उसको सॉल्व करना है, राइट। सबसे पहले आपको क्या पता लगाना है, इनमें से कौन से पेयर में आएगी। उसके बाद अगर वो कंसिस्टेंट है तभी सॉल्व हो पाएगी, इनकंसिस्टेंट है मतलब कि नो सॉल्यूशन है। इनकंसिस्टेंट के केस में तो सॉल्व होगी ही नहीं।
अगर कंसिस्टेंट है तभी सॉल्व होगी, यानी यूनिक सॉल्यूशन है, यानी दोनों लाइन इंटर क्या कर रही है, एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रही है, राइट, तभी कोऑर्डिनेट्स निकलेंगे। और हम किस तरीके से सॉल्व करना है इसको, ग्राफिकल मेथड से। हमारे शॉर्टकट भी है, शॉर्टकट हम क्या करते हैं, हम अर्थमेटिक वे से हम उसके कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं और फिर चालाकी से हम उसको ग्राफिकल फॉर्म में दिखा देते हैं, ठीक है। दैट इज द सिंपलेस्ट वे ऑफ सॉल्विंग एनी क्वेश्चन विद द ग्राफिकल मेथड, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी आप समझ जाएगा, आई होप, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, चलिए ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। एप्लीकेशन जनरली है ना, एग्जाम में एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस ज्यादा आएंगे। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस क्या होते हैं, जो एक्चुअल में प्रैक्टिकल लाइफ में आपको देखने को मिलते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ से एग्जांपल्स उठाए जाते हैं, उसको मैथ उस चीज की तरह उसको रिलेट किया जाता है, उसको सॉल्व करवाया जाता है। दैट इज एक्चुअली द प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन, राइट, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। चलो आओ सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, ठीक है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन, हाफ द पेरीमीटर, पेरीमीटर पता ही होगा आपको क्या होता है, चलो नहीं पता तो मैं बताऊंगा। हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन, ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन, ठीक है, whose length is 4 meter more than its width, whose length is 4 meter more than its width, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है, is 36 meter, find the dimension of the garden, find the dimension of garden, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 3.1। क्या होता है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। तो सबसे पहले तो एक रेक्टेंगल कैसा होता है, इस तरीके का होता है, जिसमें दो अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। ये हो गई लेंथ, ये हो गई ब्रेथ, ठीक है। हाफ द पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है, अगर मैं यहां से चलना स्टार्ट करूं, टोटल कितना चला, यानी ये लेंथ प्लस ये लेंथ प्लस ये टोटल, तो उसको बोलेंगे पेरीमीटर। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, पेरीमीटर, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ, यानी लेंथ क्या है, इससे 4 मीटर ज्यादा है, इज 36 मीटर। याद रखना हाफ द पेरीमीटर बोल रहा है वो, ठीक है। चलो सॉल्व करना चालू करते हैं। और साथ साथ क्या बोल रहा है, हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स ब्रेथ, लेंथ इज 4 मोर देन ब्रेथ। क्वेश्चन का हमें अंदाजा लग गया, हमको कैसे करना है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन, हमें लेंथ और ब्रेथ निकालनी है। चलो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना, हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज मोर देन, ये 36 मीटर, ठीक है। गिवन पेरीमीटर अपॉन 2 इज इक्वल टू 36 मीटर, तो पेरीमीटर क्या होगा, 36 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 72 मीटर, ये तो लिख लिया। और हमको पता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, तो पेरीमीटर क्या दिया हुआ है, 7 मीटर, ठीक है। हम यहां पर पेरीमीटर क्या दिया हुआ है, सॉरी 72 था ना, ये 36 72, तो 72 इज इक्वल टू 2l प्लस 2b, ये हो गई हमारी इक्वेशन 1, ठीक है। हमने हाँ यहाँ पर हम लोग एक स्टेटमेंट और लिख लेंगे, लेट लेंथ बी l एंड ब्रेथ बी b, ठीक है, ये हो गया। अब अगला क्या दिया हुआ है, हमको ये दिया हुआ है, तो यानी अब हमें पता लेंथ इज 4 मीटर मोर देन द ब्रेथ,
यानी L इज इक्वल टू 4 प्लस बी, यानी L माइनस बी इज इक्वल टू 4। ये हमारी इक्वेशन। अब हमको इसको सिंपल सॉल्व करना है, ठीक है, L और B की वैल्यू निकालने के लिए। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, ये कौन से एक्सरसाइज का क्वेश्चन है? 3.1 का, ठीक है। क्या हमको इसने ऐसा बोला है ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए? देखो नहीं, बट अगर हम सिर्फ 3.1 के पहले वाले कॉन्सेप्ट्स को पढ़ते हैं तो उसमें अर्थमेटिक वाले सॉल्यूशंस आए ही नहीं है, ठीक है, मेंशन ही नहीं किए गए। तो बाय डिफॉल्ट हमको इसको किसके थ्रू सॉल्व करना पड़ता? ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन के थ्रू करना पड़ता, जो कि कहीं ना कहीं मुश्किल पड़ता, ठीक है। जब क्वेश्चन में अगर मेंशन ही नहीं किया गया है इस मेथड से सॉल्व करना है, यू आर फ्री टू चूज एनी मेथड व्हाटएवर यू फील इजी, राइट? So choose according to your convenience, right? Obviously, graphical method is not the convenient way. Neither I will choose you nor you will choose. So the best method, either it will be the elimination method or the substitution method, right? So in this case, the best method that I will suggest is the elimination method. Why? Simple 2 का multiply करूँगा और eliminate हो जाएगा, right? Even though you can also use the substitution method as well, as per your convenience. ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर लेंगे सबसे बेस्ट, ठीक है। मैं इसलिए ना पहले पूरे कॉन्सेप्ट को स्टडी करवा देता हूँ, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करवाता हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि कॉन्सेप्ट 1 पढ़ा, उसके ऊपर हमने क्वेश्चन सॉल्व करे, फिर C2 पढ़ा, फिर क्वेश्चन सॉल्व करे। कभी कभी क्या होता है कुछ क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट से भी सॉल्व हो सकते हैं और इजी वे में हो जाते हैं, इसलिए पूरे कॉन्सेप्ट्स को एक साथ कंबाइन करके जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं C1 C2 C3 इक्वल टू C, ये पढ़ाता हूँ, फिर सारे Q1 Q2 Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 जितने क्वेश्चन होते सबके Q, ऐसा मेरा पढ़ाने का मेथड है। इससे क्या होता है कि सारे कॉन्सेप्ट आप एक बार में पढ़ लो, फिर सारे क्वेश्चन एक बार में सॉल्व करो। सबसे इजीएस्ट मेथड है और मैथ्स करने का सबसे अच्छा तरीका और सबसे इजी और जल्दी तरीका है, ठीक है, ठीक है। अब आते हैं, चल ठीक है, हम सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन टू L इक्वल टू 4 प्लस बी, बी को उधर ले गए, ऑब्वियसली तो ऊपर जैसे लिखा था वैसे लिखा, ठीक है। इक्वल टू पुट इन इक्वेशन 1, हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। क्या बोल रहा है? 2L प्लस 2B इक्वल टू 72। अब 2 L क्या है? 4 प्लस B प्लस 2B इक्वल टू 72। 4 2 सा 8 प्लस 2B प्लस 2B इक्वल टू 72, ठीक है। 2B प्लस 2B 4B इक्वल टू 72, 4B इक्वल टू 72 माइनस 8, 72 माइनस 8 कितना होगा? 64, ठीक है। अब B इक्वल टू 64 अपॉन 4, 4 1 4 4 6 B इक्वल टू 60, ठीक है। अब L की वैल्यू निकालने के लिए हम इक्वेशन 2 में डाल देंगे, पुट B इक्वल टू 60 इन इक्वेशन 2, क्योंकि इजी है। L माइनस B इक्वल टू 4, L minus 16 equal to 4, L is equal to 4 plus 16 that is equal to 20, यानी L कितना है? 20 मीटर है, B कितना है? 16 मीटर है, ठीक है। ये आ गया आपका सॉल्यूशन। अगर एग्जाम अगर आपको मैम बोलती है कि यार नहीं इस तरीके से सॉल्व नहीं होगा, ये हमको कोऑर्डिनेट सेट करके सॉल्व करना पड़ेगा, भाई देखो उनको गलत मत बोलना, वो सही है, बट अनलेस एंड अनटिल क्वेश्चन में कहीं ये पर यहाँ पर इस क्वेश्चन में कहीं पर ये लिखा था कि ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है, अगर आपकी मैम बोलती है कि नहीं इसको इस तरीके से सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, ग्राफिकल तरीके से करना पड़ेगा, तो आप मैम बोला मैम आप गलत नहीं हो और ना ही मैं गलत हूँ। लेट मी प्रूव यू। क्या इस क्वेश्चन में कहीं भी मेंशन किया गया है कि ग्राफिकल मेथड से यूज़ करना है या फिर सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन? राइट, नहीं किया गया। सो आई एम फ्री टू चूज एनी मेथड व्हाटएवर आई लाइक, राइट? सो यू कैन से दिस, so this is our justification. Unless and until it is not mentioned that which method you have to use, you are free to use anything, right? So
प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं और अब बोर्ड का रब करता हूँ, देन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गिवन लीनियर इक्वेशन, एक लीनियर इक्वेशन दी गई है, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हमको एक दूसरी लीनियर इक्वेशन लिखनी है जिसमें क्या बोलना है, सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड इज। सो एक हमको दूसरी लीनियर इक्वेशन एक ऐसे लिखनी है इसी के साथ में। ठीक है, जैसे ये दी गई है, ठीक है, इसी के साथ हमको इसी से रिलेटेड हमको एक ऐसी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी एक लीनियर इक्वेशन लिखनी है जो इसके साथ इंटरसेक्टिंग लाइन बनाए, दूसरी पैरेलल लाइन बनाए, तीसरी कोइंसिडेंट लाइन बनाए। ठीक है, तो पहला केस लेके चलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन का। ये तो बहुत सिंपल है। इंटरसेक्टिंग लाइन की प्रॉपर्टी वो कंडीशन क्या होती है, a1 upon a2 should not be equal to b1 upon b2, राइट। तो यहाँ पर a1 और b1 क्या है, 2 और 3। यहाँ पर सिर्फ a2 और b2 सेम नहीं होने चाहिए, बस मतलब जैसे a1 upon a2 should not be equal to b1 upon b2, समझने की कोशिश करो। ठीक है, यहाँ पर हमारा ये रेशियो सेम नहीं होना चाहिए, हमारा रेशियो अलग होना चाहिए। ठीक है, सो a2 should not be equal to b2। ठीक है, a2 should not be equal to b2। ठीक है, सब सही बोल रहे हैं। अब ये अगर हम ये कंडीशन यूज करें a2 should not be equal to b2, तो दूसरा केस अगर हम ये लेके चलते हैं, चलो ठीक है सर मैं काम करता हूँ, तो a2 को 4 ले लेता हूँ और b2 को 6 ले लेता हूँ, तो क्या होगा 2/4 3/6 1/2 1/2 हो जाएगा। ये सेम नहीं होना चाहिए, मतलब ये किसी भी हालत में सेम नहीं होना चाहिए, यानी should not be equal to। अगर हम इसको और फर्दर सॉल्व करेंगे तो 2b2 should not be equal to 3 of a2। ठीक है, should not be equal। ठीक है, ये कंडीशन है। तो फिर इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, should not be equal to 3a2/2। ठीक है, सो b2 इसको नीचे लेके आएंगे तो b2/a2 should not be equal to 3/2। इसका रेशियो b2/a2 का रेशियो 3/2 नहीं होना चाहिए, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं a2/b2 का रेशियो 3/2 के नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे हमने 4 और 6 चूज किया था, b2 अगर हम 4/6 यूज कर रहे हैं तो 2 जा 4 2 3 जा तो हाँ। ठीक है, हमने क्या लिखा था, अगर हम 4 और 6 लेते हैं यानी a2/b2 कितना ले रहे हैं 4/6, राइट। ठीक है, a2/b2। ठीक है, एक एग्जांपल लेके चलते हैं, अगर हम a2 को 4 मान रहे हैं और उसका 6 मान रहे हैं, ठीक है, तो a2 क्या है 4 6, इसका रेशियो 2/3 नहीं होना चाहिए। 2 अरे तो रेशियो सेम आ गया, यानी 4 और 6 ले सकते हैं। हमको a2 और b2 की ऐसी वैल्यू लेनी है जिसका रेशियो 2/3 ना हो। वी कैन टेक एनी वैल्यू ऑफ a2 and b2 such that a2/b2 should not be equal to 3/2/3। ठीक है, should not be equal to 2/3। अब कोई भी वैल्यू ले लो, बस 2/3 के रेशियो में होना चाहिए। हमारी इक्वेशन क्या होने वाली, e2x plus b2y plus c। ठीक है, 2 = 0। अब कुछ भी ले लो, चलो एक रैंडम नंबर ले लेते हैं, लेट्स टेक 5 7। ठीक है, a2 हम ले रहे हैं 5, b2 ले रहे हैं 7, इसका रेशियो क्या है 5/7 which is obviously not equal to 2/3। ठीक है, सो इसको मैं रख कर रहा हूँ साइड वाले को, इसको इग्नोर करना। ठीक है, 5x plus 7y, कांस्टेंट कोई भी ले लो, आप 8 ही ले लो, कुछ भी ले सकते, 9 ले लेते हैं। चलो ये एक इक्वेशन हो गई जो इसके साथ कैसा रिलेशन रख रही है, इंटरसेक्टिंग का। ये तो पहले क्लियर हो गया, ये कंडीशन थी, बस a2/b2 should not be equal to 2/3, ये कंडीशन थी। अब सेकंड लेके चलते हैं पैरेलल लाइन। ठीक है, पैरेलल लाइन।
पैरेलल लाइंस यानी कि क्या, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन क्या होता है, a1 अपॉन a2 शुड इक्वल टू b1 अपॉन b2 शुड नॉट बी इक्वल टू c1 अपॉन c2। ठीक है, a1 अपॉन a2 शुड बी इक्वल टू b1 अपॉन b2, ठीक है, बट शुड नॉट बी इक्वल टू c1 अपॉन c2। यही होती है पैरेलल लाइंस की कंडीशन, राइट। ठीक है, ये होती है पैरेलल लाइंस की कंडीशन। अब देखते हैं हम लोग a1 अपॉन a2 क्या है, 2 3 और c1 क्या है, -8 a2 b2 यानी अब हम इसको सिर्फ पहले इन दोनों को कंपेयर करेंगे। ठीक है, हम इसको इधर लेके जाएंगे, इसको इधर लेके जाएंगे, तो b2 अपॉन a2 शुड बी इक्वल टू 3/2। ये किसके रेशियो में होना चाहिए, 3/2 के रेशियो में होना चाहिए। 3/2 के रेशियो, किसके रेशियो में, 3/2 के रेशियो में। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है। और फिर इसको कंपेयर करेंगे, दूसरी कंडीशन क्या है, ठीक है, c2, इसको सिर्फ इन दोनों कंपेयर, c2 ऊपर आएगा, नीचे बचा b2, ये -8 अपॉन 3, तो c2 और b2 शुड नॉट बी इक्वल टू -8/3 के रेशियो में। इतना सा आपको ध्यान रखना है। तो चलो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। हम एक नंबर ले लेते हैं, b2 ले लेते हैं हम लोग 6, सॉरी हाँ चलो 6 ले लेते हैं, a2 ले लेते हैं हम लोग 4। लेट्स टेक b2 इक्वल टू 6, a2 इक्वल टू 4, तो क्या होगा, 6/4 सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, सेटिस्फाई कर रहे हैं वाली कंडीशन को, ठीक है, कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब c2 कैसे वैल्यू लेंगे, ठीक है, अब हमको पता है यहाँ पर अगर हमने b2 क्या लिया है, 6 लिया है, यहाँ पर कोई भी वैल्यू लेनी जो इसके रेशियो में ना है। ठीक है, अगर सपोज मैं ले लेता हूँ 9 ले लेता हूँ, ठीक है 9, तो रेशियो क्या बनेगा इन दोनों का, 3 3 2 6 3 3 9। क्या ये इक्वेशन एक दूसरे से ये रेशियो मैच कर रहा नहीं कर रहा, तो मतलब हम 9 ले सकते हैं। सो लेट्स c2 भी 9। अब और 7 भी ले सकते हो, ठीक है, चलो 7 ले लेते हैं, 7 ज्यादा इजी, 7 ले लेते हैं, ना कोई काटने की झंझट ना कुछ, इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक है, तो हमको एक दूसरी नई इक्वेशन मिल गई है जिसका कोऑर्डिनेट्स क्या है, a2 क्या है 4x + 6y + 7 = 0। ये लाइन क्या है, पैरेलल बनाएगी। अब कोइंसिडेंट है, कोइंसिडेंट लाइन हम सीखेंगे, बहुत मजेदार चीज है। ठीक है, ठीक है, कोइंसिडेंट लाइन देखिए, कोइंसिडेंट लाइन का मैंने बहुत अच्छी चीज बताई थी, दोनों लाइन पूरी की पूरी सेम होती है, जैसे a1x + b2y + c1 है, बस इसमें k का मल्टीप्लाई करना होता है, किसका, k का कांस्टेंट का। सपोज 2x + 3y - 8 = 0 है, हमको कंडीशन तो पता है, a1/a2 शुड बी इक्वल टू b1/b2 शुड बी इक्वल टू c1/c2। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ना ये 2 3 8 ये आना ही आना चाहिए, बस हम k का मल्टीप्लाई कर देंगे। चलो k कोई भी एक नंबर ले लो, 2 ले लेते हैं। ठीक है, तो 2x + 3y - 8 which will be equal to 4x + 6y - 16 = 0। ये हो गई हमारी इक्वेशन। अब देखो एक बार चेक करके देखते हैं, ये इक्वेशन है और ये इक्वेशन है, 2/4 3/6 - 8/- 16, 2 1 2 2 3 1 3 2 8 1 8 2 -, से अंदर देखो 1/2 1/2 1/2 सारी इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई हमारी इक्वेशन। समझना, इसमें क्या था, पैरेलल लाइंस में सिर्फ इसको चेंज करना पड़ता है। अब समझना, पैरेलल लाइन के बारे में एक बात और बताता हूँ। हमारी इक्वेशन क्या थी, ये थी 2x + 3y - 8 = 0। पैरेलल लाइन में हमने क्या लिखा, अभी फिलहाल एग्जांपल ले लिया 4x + 6y और हमने एक रैंडम एग्जांपल नंबर ले लिया 7। ठीक है, मैंने क्या बोला, बस इसमें कांस्टेंट का अंतर होता है, पर सर इसमें तो आपने अलग कर दिया, भाई दोनों सेम ही हैं, बस इसमें से 2 निकालो, बस इतने में से 2 निकालो,
2x प्लस 3y दिख रहा है, दिख रहा है। आप चाहते हो इसका दूसरा एग्जांपल ऐसे लिख सकते हैं 2x प्लस 3y रैंडम प्लस 7 इक्वल टू 0, क्योंकि ये पार्ट हमेशा सेम होता है, पैरेलल लाइंस का बस ये अलग अलग होता है, ये ध्यान रखना। और इनफिनिट मैनी सॉल्यूशन है, फिर कांस्टेंट टाइम का पूरी पूरी इक्वेशन सेम होती है, बस एक कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर देना बस, ताकि उसको मोटा बना देना उसको बस, ठीक है। इसमें सिर्फ ये सेम होता है और ये कांस्टेंट अलग हो जाता है। और साथ ही साथ मैंने यहाँ पर क्या किया था, हमने इसको एक मुखौटा भी बनाया और एक ये भी अलग कर दिया, ताकि बिल्कुल ही डिफरेंट लगे, यानी हम मुखौटे बना सकते हो और सेम भी रख सकते हो, आपकी चॉइस है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6, होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। एक काम करते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 7 अगली वीडियो में देखेंगे, इसके अगली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।